राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 12 के अंतर्गत हम फिर एक नए पार्ट को लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। और चैप्टर 5 में जहाँ तक आपने पिछले पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, यहाँ पे पार्ट 6 हमने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि पिछले पार्ट में आप देख रहे थे, हमने एक्सप्लेन किया था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट में क्या क्या टोपोलॉजी, क्या क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, और उसमें कुछ लैन मैन वैन का भी हमने चर्चा किया था। चर्चा इसलिए किया था क्योंकि जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आती है तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोपोलॉजी आया था, जैसे स्टार था हमारा, फिर हमारा रिंग था। तो जितने भी टोपोलॉजी थे ये किसी न किसी रूप में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में वहाँ पे कम्युनिकेट है। तो जो भी हमने पिछले बार जो एक्सप्लेन किया था प्रोटोकॉल्स के बारे में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो उसी को यूज करते हुए आगे जो हम आज जो है चैप्टर 5 के अंतर्गत ही पार्ट 6 के बारे में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें आपको डिफरेंट कम्युनिकेशन वे में कुछ और डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा, कुछ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या हमने लिया। इसमें लिया है नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे पिछले बार में ट्रोपोलॉजी लिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल्स लिया। प्रोटोकॉल्स करने का मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स जैसे मान लीजिए एक साइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे लिया टीसीपी हुआ, हमारा आईपी हुआ, एचटीटीपी हुआ, एचटीटीपीएस हुआ। मतलब जब भी कोई अगर एक्सेस कर रहा है ब्राउज़र के थ्रू कोई भी हमारा साइट, तो वहाँ पे बात आएगी आखिर क्या उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, क्या यूज ऐसा हुआ कि सेकेंड जो हमारा रिसीवर है उस वहाँ तक जो है हमारा कम्युनिकेट हो गया डेटा। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल जैसे सिंपली हम कहते हैं, आप लेयर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7, 8, 9 ये सभी में आपने लेयर पढ़ा होगा। वहाँ पे OSI लेयर का निर्माण हुआ था, वहाँ भी TCP IP का लेयर भी था जो आपने पढ़ा था। यहाँ पे बेसिकली हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या IP या क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। क्योंकि जब हम कोई वेब अगर एक्सेस कर रहे हैं कोई ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, चूँकि डायरेक्ट इंटरफेस हो रहा है यूजर टू यूजर या क्लाइंट टू सर्वर बोल सकते हैं, या फिर सर्वर से क्लाइंट का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड होंगे। कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यहाँ पे काम होगा, इसलिए क्योंकि डेटा जो है आपको पता है, हमने बताया था पार्ट 4 में भी हमने चर्चा किया था कि डेटा जो है स्विचिंग के रूप में ट्रैवल करता है। मतलब छोटे छोटे पार्ट में जो है डेटाग्राम के रूप में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्टेड होते हैं, और तब एक डेटा जब ट्रैवल करता है, जैसे डेटाग्राम 1, फिर डेटाग्राम 2 ट्रैवल करता है, डेटाग्राम 3 ट्रैवल करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है डेटा का होते रहता है। हो सकता है कि जिस रफ्तार से पहला डेटाग्राम गया दूसरा डेटाग्राम नहीं पहुँचा। जब नहीं पहुँचेगा, जब दूसरा डेटाग्राम अगर उसी रफ्तार से, तो पता चलेगा वहाँ पे कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारा फॉलो नहीं हुआ। और यही सब चीज़ों को फॉलो कराने के लिए डिफरेंट यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज किया गया। तो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा एक्सचेंज। आप जानते हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। कैटेगराइज्ड बाय फंक्शंस, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। हमने एक्सप्लेन किया था, पिछले भी आपने देखा होगा जो हमारा पार्ट्स था उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था। सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्क कनेक्टिविटी में। तो हम कुछ इसका भी चर्चा करेंगे आज जो भी हमारा पार्ट चल रहा है इसमें। एंड ऑपरेटिंग लेयर, ऑपरेटिंग लेयर का कहने का मतलब जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम जो भी एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, जैसे आपको हमने बताया एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट के बारे में, वही लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी में या इंटरनेट कनेक्टिविटी में, विथ की एग्जांपल्स इंक्लूडिंग TCP IP कोर इंटरनेट। देखिए इंटरनेट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कहते हैं प्रोटोकॉल्स होता है वो TCP या IP होता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। मतलब डेटा जो है ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया TCP। उसी तरह HTTP और HTTPS है। आप देखते होंगे कोई आप ब्राउज़र के थ्रू मान लीजिए कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो उसका URL होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऑलरेडी आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म। और ये एक्चुअली होता क्या है, तो एक डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत सभी का एक पाथ, एक नेम दे दिया जाता है जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, जो डेटा हमारा सेंडर तक पहुंचेगा या सेंडर से रिसीवर को मिल सकता है।
तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है डेटा जो है हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करता है या फिर हमें रिसीव होता है। इसलिए हमने लगाया, आप देखते होंगे पहला हमने HTTP लिया, दूसरा HTTPS है। मतलब जो S जो लगा वो डेटा को सिक्योरिटी को बढ़ाता है। मतलब S आप देखते होंगे बहुत सारे बैंकिंग, बहुत सारे नहीं, जबकि जितने भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं या जहाँ पे हाई सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती है वहाँ पे देखते होंगे उसका जो भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वो S के थ्रू टैग रहता है। मतलब उसका जो सॉकेट लेयर होता है उसकी जो सिक्योरिटी पावर जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई रहती है। इसलिए यहाँ पे हमने S लिया और उसके बाद FTP, कोई भी फाइल अगर ट्रांसफ़र हो रहा है उस सेंस में FTP का हमने यहाँ पे लिया फाइल ट्रांसफ़र के लिए। SMTP यूज होता है, हम जो भी जैसे मेल्स वगैरह हम सेंड करते हैं तो वहाँ पे SMTP यूज होता है। DNS अभी आपको हमने बताया, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब हर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, जो भी साइट का एक्सेस का जो नेम होता है उसको हम DNS के थ्रू जो है उसका निरूपण करते हैं, इसको नेम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। DHCP भी होता है हमारा IP के सेंस में, ये भी हमारा असाइनमेंट है। ऑल इंश्योरिंग डिवाइसेज स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज फॉर सीमलेस इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑपरेशन। आप जितना भी यहाँ प्रोटोकॉल्स देखें और यही सभी प्रोटोकॉल जो होंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में भी चर्चा करेंगे, और जितने भी यहाँ प्रोटोकॉल्स है सबको कंबाइन कर देंगे तो नेटवर्क कनेक्टिविटी जो हमारी होगी, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी होगी उसकी जो ऑपरेशंस होंगी, मतलब डेटा जो है सेंडर से रिसीवर तक जो पहुँचेगा या फिर रिसीवर से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्विकली मिलेगा। जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करना है वो 100% कन्फर्मिटी के साथ वहाँ पे फॉलो करेगा, और डेटा जो है ट्रैवल जो है जो भी डेटाग्राम के रूप में डेटा ट्रैवल करेगा वो 100% उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो सही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने लिया कुछ कोड प्रोटोकॉल्स। कोड प्रोटोकॉल्स हमारा मेनली TCP IP को बोलते हैं। IP क्या है? IP सिंपल है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी जो भी हम प्रोटोकॉल्स लेंगे एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर का लेंगे, चूँकि यही ज़रूरी होती है हमारे इंटरनेट एक्सेस और कनेक्टिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म में बोल सकते हैं। ये क्या करता है? हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग IP एड्रेसेस एंड रूटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क। देखिए हर साइट का एक तो हमने बोला DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, बट इंटरनेट की दुनिया में अगर उसको बाय लेयर के थ्रू अगर समझेंगे तो हर एक्सेस का अपना एक IP एड्रेस भी होता है। ठीक ना, आप पढ़े होंगे इसका डिफरेंट क्लासेस होते हैं IP एड्रेस का, या आप 10th में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सिंपली जैसे क्लास A बोलते हैं, क्लास B, क्लास C करके सबकी अपनी कुछ बैंडविड्थ के अनुसार IP एड्रेस जो है वो डिफरेंट होती है। सिंपली भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो भी साइट एक्सेस जो भी उसका DNS नेम जो भी होता है हर एक का स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है, और यही IP एड्रेस जो होता है प्रोटोकॉल्स में काफ़ी हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप जिस IP एड्रेस से अपने सिस्टम को एक्सेस किए हुए हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, और अगर दूसरे साइट को एक्सेस कर रहे हैं तो जो रिसीवर होगा वो आपका IP एड्रेस जो है देख सकता है, और आप जो है उसका IP एड्रेस देख सकते हैं। मतलब भले ही वो DNS के रूप में आपका साइट का एक्सेस है और उसका भी साइट का एक्सेस है, लेकिन एक्चुअली इंटरनल वे में हम देखें तो हर DNS सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है। फिर सेकेंड हमने TCP लिया, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब TCP बेसिकली होता है जब डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए हमें भी प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जिसको हम ट्रांसमिशन वे में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इंश्योर्स रिलायबल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा। हमने आपको बताया कि अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के भी कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे, और ट्रांसपोर्ट जब भी बात करेंगे दैट मीन्स डेटा जो है डेटाग्राम के रूप में सेंडर से रिसीवर को प्राप्त होगा एक छोटे छोटे डेटाग्राम के रूप में। तो डेटा जो होगा वो बाय अरेंजमेंट के थ्रू जो है डेटाग्राम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा। वही यहाँ पे मेंशन है कि ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा, इसके लिए TCP का हम यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कोड प्रोटोकॉल जो हमने बताया TCP IP सूट के बारे में, उसका डायग्राम आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप चूँकि ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्टिविटी में अगर आप बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक क्लाइंट तो होगा ही, सर्वर ही होगा। आप क्लाइंट के रूप में अगर कोई साइट एक्सेस कर रहे हैं किसी सर्वर से डेटा को कनेक्टिविटी के लिए,
तो एक हमने क्लाइंट होस्ट को लिया और लास्ट छोर में आप देख रहे हैं सर्वर होस्ट है। अब बीच में जितने भी सारे चीज़ें देख रहे हैं ये कुछ ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं, आइदर टोपोलॉजी होंगे, आइदर उसमें हमारा प्रोटोकॉल्स होंगे। यहाँ पे चूँकि प्रोटोकॉल्स का हमने बताया टीसीपी आईपी सूट के बारे में, तो डेटा जो है वो रिक्वेस्ट करेगा किसको, रिसीवर तक पहुँचाने के लिए। किस चीज़ से रिक्वेस्ट करेगा, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारा प्रोटोकॉल्स लगा हुआ है। जैसे हमने टीसीपी आईपी यहाँ पे स्टैक लिया और फिर एक तो डेटा जो है रिक्वेस्ट करके सर्वर होस्ट के पास पहुँचा और फिर सर्वर होस्ट से, आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में और 11 में भी पिगी बैकिंग करके एक चर्चा किया गया एक्नॉलेजमेंट के लिए। एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जा रहा है तो सर्वर तक वो डेटा पहुंचा या नहीं, इसकी 100% इंश्योरिटी के लिए फिर उसे एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है क्लाइंट को। तो सेम वे में आप देख रहे हैं डेटा ट्रैवल कर रहा है रिक्वेस्ट के माध्यम से, उसको मिल रहा है सर्वर को और फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में सर्वर जो है एक्नॉलेजमेंट दे रहा है और डेटा जो है टीसीपी आईपी का यूज करके फिर उसको क्लाइंट को रिसीव हो सकता है। तो ये क्लाइंट और सर्वर का जो है एक कह सकते हैं इसके बीच में प्रोटोकॉल्स यूज हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि टीसीपी और आईपी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में एक जैसे यूजर फेसिंग करने का मतलब वही जो हमने बताया एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर में वही प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जो यूजर डायरेक्ट इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे यूजर से, आइदर क्लाइंट से क्लाइंट की ओर या फिर क्लाइंट से सर्वर से एक्सेस। उसी तरह अगर रिवर्स डायरेक्शन चले तो सर्वर से क्लाइंट की ओर जो एक्सेस कर सकता है। HTTP और HTTPS जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी इसका थोड़ा चर्चा किया था, ये किस चीज़ के लिए होता है, फॉर वेब ब्राउजिंग। HTTPS एड्स इंक्रिप्शन, हमने आपको बताया था डेटा सिक्योरिटी के लिए कुछ इंक्रिप्टेड वे में। जैसे आपको पिछले जो भी पार्ट था उसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में चर्चा उसमें किया था। उस प्रोटोकॉल्स में कुछ हमारा जैसे रिंग और स्टार टोपोलॉजी की भी चर्चा की थी और उसमें हमने ये भी बताया था कि वहाँ पे डेटा जो है सिक्योरिटी नहीं रहता है, जबकि प्रोटोकॉल्स में सारे डेटा इनक्रिप्टेड रूप में हम एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज कर सकते हैं। और जब इनक्रिप्टेड की बात आएगी वहाँ पे SSL और TLS की चर्चा होगी। SSL कहने का मतलब डेटा जो है इनक्रिप्टेड मोड में है, जिसको बोल सकते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर एक को बोलते हैं, एक को ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट लेयर के रूप में बोल सकते हैं। और डेटा का एक लेयर इसमें एक स्पेसिफिक बना रहता है जिससे इनक्रिप्टेड मोड में डेटा जो है इसकी सिक्योरिटी जो कैपेसिटी होगी वो हाई रहेगी। डेटा कभी भी, जैसे मान लीजिए हम प्रॉक्सी सर्वर वगैरह यूज करते हैं, कोई वर्चुअल नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, तो मे बी डेटा की वहाँ पे जो है इनक्रिप्शन जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये दो हम यूज कर रहे हैं तो डेटा इनक्रिप्टेड मोड में सेंडर जो भी है वो भेज सकता है और रिसीवर को मिल सकता है, फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट के रूप में उसी SSL और TLS को यूज करके रिसीवर तक फिर एक्नॉलेजमेंट दे सकता है। उसके बाद है FTP मेनली फाइल के लिए होता है, कोई भी डेटा कम्युनिकेट कर रहा है, ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स कोई डिवाइसेस है कम्युनिकेट के लिए, नोट्स भी बोल सकते हैं, तो एक दूसरे नोट्स के लिए कम्युनिकेशन के लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। उसके बाद है SMTP आपको हमने बताया था पिछली भी स्लाइड में, अगर किसी को मेल अगर सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए होती है क्योंकि मेल जो है आप सेंड करते हैं तो रिसीवर के पास जो पहुँचता है बीच में आखिर क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किए गए, वहाँ भी प्रोटोकॉल्स हुए, तो कहा जाता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। और ये भी सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज होता है जो रिसीवर तक ऑलरेडी अच्छे जो भी है 100% सिक्योरिटी और 100% कन्फर्मिटी के साथ पहुंच सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने दूसरा यूजर फेसिंग के रूप में लिया है POP3 और IMAP। देखिए POP3 और IMAP क्या है, ये भी अगर मेल के ही सेंस में अगर आप समझे, कोई मेल कर रहा है, कभी कभी क्या होता है आप देखते होंगे जैसे एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह अगर आप मेल वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं तो आपको पता चलेगा कि सेम मेल जो है एक दूसरे वेब एक्सेस के थ्रू उसका कह सकते हैं एक दूसरा कॉपी बनाकर दूसरे क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो मेल भी अगर रीड कर लेता है फिर भी जो सेंट्रल सर्वर है उस पर वो रीड नहीं दिखाएगा, इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि वो POP3 और IMAP से युक्त है। मतलब POP3 करने का मतलब एक उसका दूसरा कॉपी दे दिया गया दूसरे क्लाइंट को और उसको केवल वो डेटा को रीड कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, लेकिन जो सेंट्रल सर्वर होगा उसमें सारा डेटा जो है
अगर डेटा डिलीट भी कर दिया गया है POP3 मॉड्यूल से, फिर भी वो देखेगा, क्योंकि जो सेंट्रल सर्वर है वो SMTP यूज किया है, और जो सेकेंड कॉपी इसका बना के किसी को दे दिया गया है उसको POP3 या IMAP बोल सकते हैं। IMAP मेनली होता है इनकमिंग के लिए, और POP3 होता है एक सेकेंड कॉपी जो बनाकर हम किसी दूसरे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। वो भी मेल यूज कर सकता है और SMTP के जरिए भी मेल यूज कर सकते हैं, बट SMTP एक सर्वर एक्सेस के लिए मेन उसका एडमिन का एक्सेस होगा, और POP3 में हम सेकेंड कॉपी दे देते हैं किसी को बनाकर। तो POP3 मेनली यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, और ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP के लिए यूज हुआ। तो ये दोनों भी है SMTP के रूप में ही यूज होता है, चूँकि मेल है यहाँ पे भी, तो फॉर रिसीविंग एंड मैनेजिंग मेल्स। DNS आपको हमने बताया कोई भी URL होता है, जो भी वेब ब्राउज़र के जरिए जो भी हम साइट एक्सेस करते हैं, तो हर साइट का अपना एक IP एड्रेस होता है, जिसको DNS के रूप में भी फॉर्म किया गया है, जिसको डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं। या क्या करता है, तो ट्रांसलेट डोमेन नेम्स लाइक google.com इनटू IP एड्रेसेस। जो भी DNS नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे .com दिया गया है, हो सकता है इंडिया के लिए .in हो, .au हो दूसरे कंट्री के लिए। तो बहुत सारे जो है कॉमर्शियल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल, सबका अलग अलग एक DNS सर्वर होता है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग DNS नेम जो है, जो भी सफिक्स है जो लास्ट में आप देख रहे हैं .com, वो अलग अलग हो सकते हैं, और सभी का एक स्पेसिफिक IP एड्रेसेस भी होता है। तो DNS का मेन मॉड्यूल होता है, जो भी IP एड्रेसेस होते हैं उसको एक नाम देना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फिर से यूजर फेसिंग में एप्लीकेशन लेयर में एक दूसरा लेयर हमने लिया है DHCP, जिसको बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस टू द डिवाइसेस। देखिए कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए एक इंटरनेट कनेक्टेड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली मतलब लैक्स ऑफ नोड्स जो है, लाखों की संख्या में नोड्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक ना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हर एक नोड को IP एड्रेस असाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए DHCP प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया, और ये ऑटोमेटिक क्या करता है, रैंडमली बेसिस पे जैसे ही कोई दूसरा नोड कनेक्ट होगा उस इंटरनेट कनेक्टिविटी में, नेटवर्क कनेक्टिविटी में, तो उसको एक असाइन हो जाएगा IP रैंडमली, ठीक ना। तो ये DHCP जो है काफ़ी अहम रोल इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में, क्योंकि नंबर ऑफ़ नोड जैसे ही बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक असाइन हो जाएगा बिना यूज़र परमिशन के। बाद में आप उसको अपना एक्सेस के जरिए आप उसको कौन सा एक्सेस दे रहे हैं, या तो एडमिन का एक्सेस दे रहे हैं, व्यू एक्सेस दे रहे हैं, एडिट एक्सेस दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे। बट IP असाइन जो है ऑटोमेटिकली रैंडमली वो हो जाता है, किसके थ्रू, तो DHCP के जरिए। उसके बाद SSH आया, हम यहाँ पे सिक्योर सेल की चर्चा करते हैं। देखिए जहाँ पे सिक्योर सेल आया, दैट मीन्स चूँकि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो एक हमने आपको बताया था SSL और एक बताया था TLS। वो सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए होता है, जो भी HTTP या S जो लगा हुआ था सिक्योरिटी के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SSH का भी यूज कर सकते हैं, जिसको सिक्योर सेल बोलते हैं, सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूशन। आप जानते हैं किसी दूसरे साइट का एक्सेस है, आप थ्रू रिमोटली आप दूसरे कंट्री के साइट को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो एडमिन है आपको एक्सेस दे दिया गया, आपके पास क्रेडेंशियल है, आप रिमोट से उसको लॉगिन कर रहे हैं। दैट मीन्स वो एक SSH के माध्यम से वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड मोड में है, जो केवल आपके जरिए जो एडमिन है वहाँ पे रिसीवर के रूप में, वो आपका डेटा जो एडिट कर सकता है, या वो जो है आपको इंस्ट्रक्शन देगा। मतलब ये जो कम्युनिकेशन हुआ ये आपके द्वारा रिसीवर को हुआ, रिसीवर के द्वारा आपके पास गया, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई अदर रूट नहीं है, कोई अदर पाथ नहीं है, मतलब डेटा जो भी है हमारा सिक्योर के रूप में यहाँ SSH प्रोटोकॉल को यूज करके इसकी सिक्योरिटी जो रेट है वो काफ़ी हाई है। तो ये रहा हमारा SSH। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें कुछ अदर की प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं, जैसे ICMP कहते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक। एग्जांपल पिंग हमने बताया था पिछले जो हमारा पार्ट हमने चर्चा किया था टोपोलॉजी के बारे में, उसमें पिंग हमने बताया था इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। आप कभी कभी देखते होंगे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है काफ़ी स्लो हो जा रहा है, ठीक ना, डेटा कंजेशन हो रहा है, ट्रैफिक सिग्नलिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पिंग कमांड का यूज करके भी उसका सारा डिटेल्स देखते हैं, उसका
आईपी एड्रेसेस वगैरह देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी उसका किस रेट से जो है डेटा जो है फ्लक्चुएट हो रही है। तो जितने भी एरर को हैंडलिंग करने के लिए, इसको उसके रिपोर्ट को देखने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए सारा चीज़ जो है हम पिंग कमांड के अंतर्गत जो है देख सकते हैं। और इसमें जो यूटिलाइज होता है प्रोटोकॉल, उसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, शॉर्ट में इसको ICMP बोलते हैं। एक ARP लिया यहाँ पे, ARP करने का मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप्स IP एड्रेसेस टू फिजिकल मैक एड्रेस। आप ये जो एड्रेस का चर्चा किया, देखिए IP एड्रेसेस में जो भी क्लासेस वगैरह थे, मैक वगैरह था, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी कुछ आपने पढ़ा होगा, इसका मॉड्यूल दिया है। यहाँ पे मैक जो आप जानते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल के रूप में इसको यूज करते हैं, मतलब ये फिजिकल एड्रेसेस जो होते हैं IP को असाइन करता है। तो जितने भी IP होते हैं उसको असाइन करता है मैक एड्रेस में, मतलब छोटे छोटे उसका भी खंड होता है जिसको मैक बोलते हैं। तो हम ARP का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक है यहाँ पे PPTP जिसको पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, यूज फॉर VPNs। VPNs करने का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब हम सर्वर का जो एक्सेस यूज कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, उसकी सिक्योरिटी काफ़ी हमें बढ़ानी है, तो हम VPN सर्वर भी यूज करते हैं, ताकि दूसरा जो है बहुत सारे चीज़ जो है जैसे हैकिंग वगैरह बोलते हैं, तो वहाँ पे इसकी संभावना को कम करने के लिए हम बहुत सारे जगह जो है VPN का यूज करते हैं। तो ये VPN यूज करने के लिए भी हमें प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसको पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको PPTP बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में जैसे जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए उसको हम फंक्शन के रूप में यहाँ पे एक जगह कलेक्ट करके, ये आपको जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जैसे जितने भी प्रोटोकॉल्स आपने देखे, चाहे वो TCP है, यहाँ पे एक हमने नाम ऐड किया UDP इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया है इस पार्ट में, क्योंकि ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जो ऑलरेडी आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे, OSI लेयर के अंतर्गत भी आया था। यहाँ पे UDP का यूज नहीं है उतना नेटवर्किंग में, केवल हमने TCP/IP से रिलेटेड एप्लीकेशन लेयर के लिए हमने लिया है प्रोटोकॉल। नहीं तो जितने भी कम्युनिकेशन के लिए होते हैं उसमें TCP भी यूज होता है, UDP भी यूज होता है, HTTP अभी आपको हमने बताया है, SMTP मेल के लिए जो अभी आपको हमने बताया था, SMTP में आप POP3 और IMAP, चूँकि रिसीविंग के लिए IMAP का यूज होता है, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। FTP हमने आपको बताया फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। तो ये जितना भी देख रहे हैं TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए जितने भी है डेटाग्राम को फ्लो करने के लिए थ्रू सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर से सेंडर को एक्नॉलेज करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। फिर उसी तरह नेटवर्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे किसी को IP असाइन करना है, ठीक ना, रैंडमली, मतलब मैक एड्रेस वगैरह हमने आपको बताया था। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ के लिए है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए मेनली। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हम SNMP या DHCP, जिसको डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, या ICMP जो अभी आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, वो सारा कुछ जो है इसको कैटेगराइज किया गया है नेटवर्क मैनेजमेंट के रूप में। एक सिक्योरिटी के लिए आप जानते हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए हमने आपको बताया है TLS SSL यूज होता है, या HTTP में जब जैसे बहुत सारे मैंने ये भी आपको बताया, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल का चाहिए, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है, जिसके लिए हम उसमें सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करते हैं। और जो भी DNS हमारा सिस्टम रहता है वो थ्रू प्रोटोकॉल जाता है, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत, सिक्योर प्रोटोकॉल, जिसको हम HTTP में ऐड करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसी तरह SSH भी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा किया था। और जितने भी IP से रिलेटेड वर्क होते हैं, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी वहाँ पे TLS SSL या फिर SSH ये सभी का यूज करके हम सिक्योरिटी जो है उसका कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन के अंतर्गत प्रोटोकॉल्स का। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी सिक्योरिटी, अभी तो हमने TCP/IP में आपको TLS या SSL बारे में हमने चर्चा किया, या फिर आपको SSH के बारे में मिला, सेल से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी थी। कुछ और टेक्नोलॉजी हम इसमें देखते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम थ्रेट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी।
देखिए अभी बहुत सारे पॉलिसीज़ आ गई है, जैसे जो भी गवर्निंग जो हमारे, जैसे मान लीजिए भारत सरकार है या दूसरे कंट्री के जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज़ होगी, वो काफ़ी सारे थ्रेट्स को दूर करने के लिए, जैसे अभी काफ़ी हैकिंग वगैरह होता है, थ्रेट्स वगैरह होते हैं साइबर स्पेस की दुनिया, तो ये सब को रिमूव करने के लिए बहुत सारे कुछ एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे आप जानते हैं, जैसे फायरवॉल वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक ना, बहुत सारे आईटी के रूल्स आ गए, वो सभी रूल्स में इसको जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है थ्रेट्स को। तो जो भी हमारा टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पॉलिसीज़ होंगे, जो भी प्रैक्टिसेस होंगे, फोकसिंग ऑन द CIA ट्रायड, जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के रूप में इसको शॉर्ट में लिखा गया। मतलब अगर कोई नेटवर्किंग जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, अगर हम कोई वेबसाइट जो एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसमें 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा अवेलेबिलिटी, जिसको ट्रायड के रूप में हम CIA ट्रायड भी बोलते हैं। थ्रू टूल्स लाइक फायरवॉल्स हमने बताया। अब देखिए ये जो सिक्योरिटी वगैरह जो भी हमने चर्चा किया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, आखिर ये सब जो है कौन से टेक्नोलॉजी में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं ताकि ये सारा चीज़ जो है हमारा सेफ़ रहे। तो इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं, VPN जो अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इनक्रिप्शन मोड में डेटा जो है इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड तब होता है जैसे HTTP में हमने S लगाया था सिक्योरिटी के लिए, वो हमारा इनक्रिप्टेड मोड में जाएगा। जितने भी एक्सेस कंट्रोल होते हैं, एक्सेस कंट्रोल जैसे आप जानते हैं कि IP असाइन कर दिया गया, उसको किस चीज़ का एक्सेस दिया गया, केवल वो व्यू कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, या फिर उसको एडमिन का राइट्स दिया गया। तो ये सब जितने भी सारे चीज़ें हैं, ये सब सिक्योरिटी को काफ़ी बृहद पैमाने पे थ्रेट्स को बचाने के लिए, ये सभी चीज़ के लिए ये सब टेक्नोलॉजी जो है हम यूज करते हैं। और ये क्या करता है, तो इंश्योरिंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस रिसोर्सेज वाइल मेंटेनिंग सिस्टम रिलायबिलिटी। आप कम्युनिकेशन मीडिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में अगर एक्सेस कर रहे हैं, जो भी डिवाइसेज है, ब्राउज़र के थ्रू अगर कोई साइट एक्सेस कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज, जो भी ऊपर आपने टेक्नोलॉजी देखा, उसको किस रूप में, किस एक्सेस को किस राइट्स के थ्रू ऑथराइज्ड करना है यूजर्स को, तो ये सब हम CIA ट्रायड के अंतर्गत जो है हम इसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में भी हमने उसको कुछ आगे बढ़ाया, जैसे क्या क्या इसका की कॉन्सेप्ट हो सकता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा हु यू आर। हु यू आर इसलिए देने का मतलब, इसे आप समझ सकते हैं कि आप तो यूजर है, लेकिन किस एक्सेस के साथ आप उस यूजर को जो है फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए व्यू एक्सेस है, आप डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। एडिट एक्सेस दिया गया, आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एडमिन एक्सेस दिया गया, मतलब आप दूसरे भी यूजर को असाइन कर सकते हैं। बहुत एडमिन एक्सेस पूरा आपको ऑनरशिप दे दिया गया। तो ये सब सारा चीज़ जो है एक यूजर को ही दिया जाता है, जिसको हमने ब्रैकेट में यहाँ इसलिए हु यू आर लिखा है। तो क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे ऑथराइजेशन, व्हाट यू कैन डू, मतलब आप क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, वही एडमिन का एक्सेस है या किस चीज़ का एक्सेस दिया गया है। नॉन रेपुडिएशन इम्प्लीमेंटेड बाय अ लेयर्ड डिफेंसेस, फिजिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो आपने जितने भी तरह का एक्सेस दिया गया, तो वो टेक्निकली रूप में एडमिन के जरिए आपको क्या क्या ऑथराइज किया गया, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, किस प्रोटोकॉल का यूज किया गया, तो ये सब सारा चीज़ जो है आप ट्रायड के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। टू डिफेंड अगेंस्ट मालवेयर, ब्रीचेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस अक्रॉस कम्प्लेक्स डिजिटल इन्वायरमेंट। और ये सब चीज़ें क्यों यूज करते हैं, तो जितने भी आप देख रहे हैं जैसे वायरसेस वगैरह होते हैं, बहुत सारे मालवेयर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ब्रीच करते हैं, कोई पॉलिसी होता है, हम कहते हैं कि कोई बिना लाइसेंस का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, डेटा पायरेसी वहाँ पे हो रहा है, तो ये सब जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, तो ये सब डिजिटल इन्वायरमेंट्स में हम इस ट्रायड का लेयर का यूज करके एक्सेस किसी दूसरे यूज़र को देकर इसकी कम्प्लेक्सिटी को जो है कम करके हम डिफरेंट टाइप्स का टेक्नोलॉजी जो है यूज करेंगे, और ऑथराइज्ड वे में डेटा पॉलिसी जो भी हमारी है, सिक्योरिटी जो भी हमारी है, उसको हाई लेवल में ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमने एक डायग्राम लिया है, चूँकि जितने भी आपने स्लाइड पीछे पढ़ा, एक डायग्राम फॉर्मेट में हमने यहाँ पे सारे सिक्योरिटी को लाया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आखिर सिक्योरिटी में क्या क्या पॉलिसीज़,
क्या क्या रूल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। जैसे हमने लिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, चूँकि अभी प्रोटोकॉल जो भी हमने चर्चा किया मेनली हमारा फोकस था डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या क्या हो सकता है। क्लाउड सिक्योरिटी भी होता है, जैसे आपको हमने बताया था, जैसे AWS वगैरह सर्वर हम यूज करते हैं, सभी क्लाउड बेस्ड होते हैं। गूगल का क्लाउड सर्विस हम यूज करते हैं, अमेजन का क्लाउड बेसिस सर्विस हम यूज करते हैं। सारा डेटा हमारा ऑन द एयर है, मतलब क्लाउड पे है, वो हमारे सिस्टम पे भी नहीं है, वो थ्रू ऑनलाइन है। तो जितने भी है आखिर सिक्योरिटी वहाँ भी तो होनी चाहिए ताकि डेटा हमारा सेफ रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए कहाँ कहाँ यूज होगा, तो क्लाउड सिक्योरिटी में भी वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मतलब जहाँ जहाँ मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जहाँ जहाँ ऑफिस कंपार्टमेंट है, जिस जिस कंट्रीज़ में होंगे, जिस जिस सिटीज़ में होंगे, अलग अलग जो है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ होंगे, फिर सभी को कंबाइन करके एक सेंट्रल हब होगा, वहाँ पे अलग टाइप का एक सिक्योरिटी जो है उसको फॉर्म किया जाएगा। तो ये भी जो है पॉलिसीज़ वगैरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में भी हमें यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद इंसिडेंस रिस्पॉन्स करने का मतलब, अगर रिस्पॉन्स करने का मतलब जितने भी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी या क्लाउड सर्विस में जो भी हम सिक्योरिटी यूज करते हैं, तो सारे चीज़ का रिस्पॉन्स जो है सेंडर से रिसीवर तक एक्नॉलेजमेंट के तहत मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं मिलेगा आप जान नहीं पाएंगे कि किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रिसीवर से जो है डेटा आपके पास एक्नॉलेजमेंट के रूप में ये पहुंचा कि हाँ रिसीवर को डेटा रिसीव हो चुकी है। उसके बाद इसमें भी क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी आप जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस में हो गई है, ब्लॉकचेन वगैरह यूज करते हैं, AI एजेंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो सारा चीज़ क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत हम ब्लॉकचेन का भी निर्माण करते हैं। डिजास्टर रिकवरी, कभी कभी कहते हैं कि डेटा मान लीजिए क्लाउड सर्वर या बहुत सारे, कभी कभी आप देखते होंगे कि जहाँ बड़े बड़े सर्वर यूज होते हैं, जैसे AWS का, गूगल का क्लाउड सर्वर, या एज्योर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर, कभी कभी डेटा जो है वहाँ भी आप रिसीव करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। कभी कभी वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन वहाँ से डेटा लैप्स हो जाता है और फिर कुछ मिनटों या कुछ सेकंड के बाद जो है उसको एक्सेस कर, मतलब वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वाइल था, जो टाइम था, आखिर क्या चीज़ हुआ। तो कभी कभी वहाँ भी डिजास्टर की तरह जो है कुछ ऐसा ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं, ताकि डेटा आपका वहाँ भी सिक्योर रहे जो भी आपने क्लाउड सर्वर पे डेटा को रखा है। उसी तरह वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, जितने भी सारे सिक्योरिटी सिस्टम आगे देखे ये सब में कंबाइन करके एक हाइब्रिड मॉडल में टेक्नोलॉजी के रूप में हम डेटा सिक्योरिटी को इतने, मतलब ताकि वहाँ पे डिजास्टर ना आ सके, डेटा जो है किसी टाइप का मैनिपुलेशन ना हो सके, तो ये सब स्थापित करने के लिए हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत सारे डेटा को मैनेज करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो भी आपने पढ़ा प्रोटोकॉल्स के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में। तो ये चैप्टर 5 के अंतर्गत हमारा पार्ट 6 था। हम और भी इसके कुछ पार्ट है, चूँकि चैप्टर बहुत लंबा है, ये आपका चैप्टर नंबर 5, तो डेटा कम्युनिकेशन और जो भी नेटवर्किंग वगैरह इसमें आ रहा है, तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।